हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र यादव एंड टुडे वी आर बैक विद न्यू टॉपिक। एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके समक्ष। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। तो जो छात्र नए हैं, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उन दोनों का स्वागत है, उन छात्रों का स्वागत है। यह सेशन दोनों भाषाओं में होगा और आपको कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ। तो अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आसपास देखें। जस्ट वॉच आउट योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास देखें तो इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी डेफिनेशन ऐसे समझिए कि एक सिस्टम है, एक तंत्र है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रहा है। रोजमर्रा की जरूरतें क्या हैं? व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ डेली लाइफ? फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान, ये आपने सुना होगा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। तो एक सिस्टम होता है, अ सिस्टम विच फुलफिल्स द नीड ऑफ कॉमन मैन। एक सिस्टम जो आम आदमी की जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये तो एक हो गई सामान्य सी जानकारी, लेकिन अर्थव्यवस्था का दायरा बहुत ही बड़ा है। इट इज वेरी वेरी ब्रॉड, ठीक है, बहुत बड़ा दायरा है इसका। और समझने के लिए इसको हमें अन्य चीजों को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे वृद्धि है, विकास है, जन कल्याण है, ठीक है, लाभ हानि है। इन सब चीजों की बात भी इसमें होती है। तो डेफिनेशन इन सब चीजों को देख करके भी हम समझते हैं। तो ये तो सामान्य सी परिभाषा हमने पढ़ी कि एक तंत्र होता है जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अ सिस्टम विच फुलफिल्स द बेसिक नीड्स ऑफ पब्लिक, ठीक है, एक जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन अर्थशास्त्री इसको अलग ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ मनी। ये धन का विज्ञान है, ठीक है। धन का विज्ञान है मतलब धन कमाने पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन ये परिभाषा एक हद तक सीमित है, ठीक है। इसमें जन कल्याण की बात नहीं हो रही है। और एडम स्मिथ ऐसा मानते हैं कि जब मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाता है तो जो जनता का कल्याण जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था फ्री मार्केट सिस्टम का, कैपिटलिस्ट मॉडल का, ये कोलैप्स हो गया जब द ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में। ये जो अवधारणा थी इसकी पोल खुल गई, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन काफी बढ़ गया लोगों का। 16-16 घंटे काम कराया जाता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे लोगों को जॉब तो मिली, लेकिन जॉब के साथ शोषण भी बढ़ा। तो जन कल्याण पीछे छूट गया, लाभ आगे निकल गया। तो अर्थव्यवस्था की जब परिभाषा मॉडर्न अर्थशास्त्रियों ने जो दी तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जनता का हमें कल्याण भी करना है, ठीक है। तो यहां से एक डेफिनेशन ये निकल के आती है कि वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेलफेयर का भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन यहां से निकल कर सामने आती है। इसी तरह से हम बात करें तो अर्थव्यवस्था की जो टाइप्स हैं यहां से उभर करके निकलते हैं। जब अर्थव्यवस्था जन कल्याण की बात करने लगी तो समझ जाइए कि सरकार का दबाव है आर्थिक गतिविधियों पर। किसका दबाव है? सरकार का दबाव है। जन कल्याणकारी नीतियां बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई अर्थव्यवस्था जन कल्याण को सबसे ऊपर रखती हो और लाभ को सेकेंडरी लेवल पर रखती है तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है। यहां पर सरकार अपनी केंद्रीय भूमिका में आ जाती है और बाजार पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है रूस में। तो हम टाइप में पढ़ रहे थे, तो टाइप में सबसे पहला हमने टाइप पढ़ा किसका? पूंजीवादी का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट की। तो कैपिटलिस्ट में क्या होगा? लाभ कमाना सर्वोपरि होगा और जन कल्याण सेकेंडरी होगा। सोशलिस्ट में क्या होता है? यहां सरकार अपनी भूमिका में आ जाती है। तो सरकार क्या करती है? पूरी आर्थिक क्रियाकलापों को अपने कंट्रोल में ले लेती है, अपने नियंत्रण में ले लेती है। और यहां पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो होता है वेलफेयर स्टेट का, और आर्थिक क्रियाकलापों पर इसका पूरा पूरा असर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट अप्रोच, समाजवादी अवधारणा अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर आपको इसके तत्व देखने को मिलते रहेंगे। भारत जैसा देश जब आजाद हुआ, जब हमें 1947 में आजादी मिली, तो हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस था फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकीकरण, ठीक है। और हम ये भी चाहते थे कि जो हमें हमारा जो शोषण हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर में लोगों का
एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसको भी हमें कम करना था। ठीक है, तो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, हमने सोशल जस्टिस की बात करना स्टार्ट की। तो सरकार के दिमाग में दो चीजें चल रही थी, एक तो सरकार चाहती थी कि जनता का कल्याण हो और सरकार ये भी चाहती थी कि हम आर्थिक प्रगति करें। तो सरकार के पास विकल्प दोनों थे कि पूंजीवाद अपनाने का भी विकल्प था और समाजवाद अपनाने का भी विकल्प था। तो सरकार ने दोनों को अपनाया और अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को मिक्स्ड इकोनॉमी के आधार पर तैयार किया। तो ये प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार कैपिटलिस्ट जो लाभ कमाने पर जोर देता है, दूसरा प्रकार है समाजवादी सोशलिस्ट जो जन कल्याण को सब सर्वोपरि रखता है, और तीसरा प्रकार होता है जो दोनों को लेकर के चलता है जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ये तीसरा प्रकार हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और इसी के आधार पर क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप कराए जाते हैं। और परिभाषा के बाद हमने प्रकार पढ़ा और प्रकार के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके मूलभूत तत्व। फ्रेंड्स, कोई भी चीज है दुनिया के अंदर, चाहे वो कोई विषय हो या कोई तंत्र हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई व्यक्ति हो, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ तत्व होते हैं जिसके आधार पर पूरी क्रियाकलाप, पूरी एक्टिविटीज संचालित होती हैं। तो आर्थिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रोडक्शन, उत्पादन। जब तक उत्पादन नहीं हुआ उसका उपभोग नहीं हुआ, उपभोग नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि चीजों को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। और अगर आपको आर्थिक क्रियाकलापों को आगे ले जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना पड़ेगा। तो आर्थिक तत्वों में 5 चीजें आती हैं। पहला तत्व, पहली चीज जो आप पढ़ेंगे इसमें वो आएगा आपका प्रोडक्शन, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आएगा कंजप्शन, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथा आपका आएगा एक्सचेंज, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले समझ लें, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और निवेश। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि दुनिया में अगर चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है तो वो 5 चीजें, इन्हीं के कारण, इन्हीं 5 चीजों में कोई ना कोई परिवर्तन आया होगा तो चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही होगी। या अगर चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इन्हीं 5 तत्वों पर उस इकोनॉमी में काम हो रहा होगा। इन्हीं 5 चीजों पर आधारित वह इकोनॉमी रही होगी। प्रोडक्शन बढ़ा दिया होगा, कंजप्शन बढ़ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में, जैसे आप देखते हैं कि चाइना अपने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सप्लाई करता है तो उसने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत अच्छा काम कर लिया होगा, इसलिए से उसकी इकोनॉमी जो है बूस्टअप हो रही होगी। या चाइना ने इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा लिया होगा, इसलिए उसकी इकोनॉमी काफी बूस्टअप हो रही होगी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर वर्किंग ऑन दीज 5 एलिमेंट्स। आप इन 5 तत्वों पर काम कर रहे हैं। दैट इज के अर्थव्यवस्था का अगर आधार कहें तो ये 5 तत्व हैं। अगर आप कोई घटना समझना चाहते हैं, मान लीजिए अगर नोटबंदी हुई है अर्थव्यवस्था के अंदर और उससे विकास दर घटी है, तो वो किससे संबंधित है? वो है एक्सचेंज से संबंधित, विनिमय से संबंधित। यानी विनिमय में हमने अटैक कर दिया, विनिमय पे हमने प्रहार कर दिया, जिसके कारण पूरी पूरी अर्थव्यवस्था में मांग जो है प्रभावित हो गई, सप्लाई प्रभावित हो गई, निवेश घट गया। ठीक है, एक चीज पर हमने प्रहार करते हैं तो उससे पूरी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये है। अब जैसे कोरोना वायरस की क्राइसिस चल रही, उसने क्या कर दिया? उसने सारी गतिविधियों को रोक दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया। डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया यानी कि लोगों की आवाजाही रुक गई। मैंने कहा ना, कोई भी घटना अर्थव्यवस्था में, करंट अफेयर्स में कोई भी घटना इन 5 चीजों से बाहर नहीं जा सकती। कोरोना वायरस ने डी पर अटैक किया, नोटबंदी ने ई पर अटैक किया। ठीक है, अगर निवेशक जो भारत में आ रहे हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्होंने निवेश अपना वापस ले लिया या कंपनियां छोड़कर चले गए, तो किस पर अटैक कर रहे हैं? आई पर अटैक कर रहे हैं। जैसे हम चाइना की खबर सुनते हैं, चाइना से कंपनियां भारत आ रही हैं, तो चाइना में किस चीज पर फर्क पड़ेगा? आई पर फर्क पड़ेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, तो कोई भी घटना का विश्लेषण करें तो इन 5 चीजों को आधार बना करके उसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो आपको कहानी पूरी साफ हो जाएगी। तो ये होते हैं अर्थव्यवस्था के मूल तत्व। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी कि वृद्धि और विकास की। विकास और वृद्धि को आप एक मान लेते हो, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ग्रोथ का मतलब होता है संख्यात्मक वृद्धि। संख्यात्मक वृद्धि मतलब किसान किसानी करता है। पिछले साल उसने 80 बोरे अनाज का उत्पादन किया, इस साल उसने 100 बोरे अनाज का उत्पादन किया, लेकिन उसने संख्यात्मक वृद्धि की, लेकिन उसकी टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इस साल उत्पादन ज्यादा हुआ तो दाम उसको कम मिलेंगे। तो उसने वृद्धि तो की लेकिन विकास नहीं कर पाया। विकास क्या होता है? आय में भी वृद्धि होना चाहिए। संख्यात्मक वृद्धि का आय में वृद्धि के साथ क्या होना चाहिए? लिंक अप होना चाहिए। तो विकास और वृद्धि में बेसिक डिफरेंस क्या है कि विकास संख्यात्मक तथा गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब इनकम भी बढ़ रही है,
है ना, उत्पादन के साथ क्या हो रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, विकास कहेंगे। लेकिन वृद्धि कहाँ तक सीमित है, इसमें संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन संख्या के बढ़ने के साथ गुणवत्ता आएगी ये जरूरी नहीं है। जैसे हम खाद डालते हैं खेतों में, तो खाद डालने से फसल तो उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन फसल की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होगी, तो उसके दाम किसानों को सही नहीं मिलेंगे। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है हमारा समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जाती है, किस तरह से वर्क करती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी सहायता हो सके, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।